आज हम बाकी के बचे हुए पाठों के गद्य पाठों के प्रश्न लेके आए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है अनमोल, सूर्य कुमार, बैजनाथ और आनंदीलाल। अनमोल हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम था। सूर्य कुमार निराला का बचपन का नाम था। बैजनाथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम था। और सही जवाब है आनंदीलाल। ये आनंदीलाल जैनेन्द्र कुमार के बचपन का नाम, पूरा नाम था। मोहल्ले की राजनीति का भार टिका होता है। अगला प्रश्न है, मोहल्ले की राजनीति का भार टिका होता है बच्चों पर, नौकरों पर, बुजुर्गों पर और महिलाओं पर। ये पाजेब कहानी में साफ साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं पर मोहल्ले की राजनीति का भार टिका होता है। वो राजनीति की बातों को लेकर के रंग चढ़ता है। तीसरा प्रश्न है, आशुतोष को जन्मदिन पर बाइसिकल देने का वादा किसने किया था? आशुतोष के पिता ने, आशुतोष की माता ने, आशुतोष की बुआ ने या फिर आशुतोष के चाचा ने? ये आशुतोष की बुआ ने उससे वादा किया था कि अगले जन्मदिन पर तुझे बाइसिकल दिलाएंगे। अगला अपना प्रश्न है, आशुतोष की बहन कौन थी? मुन्नी, शीला, राधा और चुन्नी। तो आशुतोष की जो बहन थी वो थी मुन्नी। मुन्नी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पाजेब खो जाने पर परिजन शक करते हैं अनमोल पर, अभिजीत पर, अभिषेक पर, आशुतोष पर। ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रश्न है। परिजनों में से जो मां होती है वो तो बंसी नौकर पर शक करती है और पिता किसी पर शक करते भी नहीं है, लेकिन अंत में जो शक होता है ना वो जाता है आशुतोष पर। तो इसका सही जवाब है परिजन आशुतोष पर शक करते हैं। वह शहीद की भांति पिटता रहा, यह कथन किसके लिए है? मतलब पाजेब कहानी में कौन है जो बेकसूर होते हुए भी शहीदों की तरह पिटता रहा? बंसी, आशुतोष, छुन्नू या फिर चाचा? तो इसका सही जवाब है छुन्नू। वो पिट रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक बार अगर मुझे पीट दिया तो फिर अगला नंबर आशुतोष का आने वाला है। तो बदले की भावना से वो शहीद की तरह पिटता रहा छुन्नू। अगला है, बच्चे अपराधी न होते हुए भी अपराध स्वीकार कर लेते हैं। ये इस कहानी की मूल संवेदना है कि बच्चे अपराधी न होते हुए भी अपराध क्यों स्वीकार कर लेते हैं? भय के कारण, या फिर प्रलोभन के कारण, या फिर स्नेह के कारण। ये तीनों व्यवहार माता पिता के जो होते हैं, भय से, डराने से भी बच्चे झूठी हाँ कर लेते हैं, प्रलोभन देने से, लालच देने से भी बच्चे हाँ कर लेते हैं, या अत्यधिक स्नेह के कारण भी बच्चे हाँ कर लेते हैं। तो इसका जवाब है उपयुक्त सभी। अगला अपना प्रश्न है, पाजेब कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, मनोविश्लेषण पर, अपराध बोध पर या फिर प्रगतिवाद पर? तो इसका सही जवाब है बाल मनोविज्ञान पर। बच्चों, बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है जैनेन्द्र कुमार को। ठीक है, कहानी के क्षेत्र में आशुतोष ने पाजेब किसको देना स्वीकारा था? अंत में जब बार बार कहने के ऊपर जब उन्होंने अपनी सहमति जताई तो किसके ऊपर सहमति जताई? छोले वाले को, मिठाई वाले को, पतंग वाले को या फिर कुल्फी वाले को? तो आशुतोष ने अंत में हाँ में हाँ मिलाई कि मैंने अपनी जो पाजेब है वो पतंग वाले को दी है। अगला प्रश्न है, बालकों की बुद्धि होती है निश्चल और निष्कपट, छलावे से युक्त, विवेकहीन या फिर कोमल व तर्कहीन? तो इस पाठ को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि जो बालकों की जो बुद्धि होती है ना वो कोमल और तर्कहीन होती है, जिसके कारण वो भय, लालच, प्रलोभन के कारण अपराध को स्वीकार कर लेते हैं। अगला, ये तो थे 10 प्रश्न पाजेब कहानी से। आगे के प्रश्न है अलोपी पाठ से। तो महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया? इंदु का, ग्राम का, हंस का या फिर चांद का? इसका सही जवाब है चांद। इस पत्रिका का संपादन किया था जयशंकर प्रसाद ने। इस पत्रिका का संपादन किया था सुमित्रानंदन पंत ने और इस पत्रिका का संपादन किया था प्रेमचंद ने। ये सभी हिंदी के जाने माने साहित्यकारों की पत्रिकाएं हैं, लेकिन इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका का संपादन किया था। बाकी के प्रश्न भी पूछ सकते हैं इनमें से भी। अगला है, अलोपी देवी के द्वार पर याचक बनकर के कौन गया था? याचक यानी कुछ मांगने वाला। तो अलोपी खुद तो गया नहीं था, रघु नहीं गया था, महादेवी वर्मा को क्या पड़ी थी कि वो जाए? तो अलोपी का जो पिता था वो निसंतान था, इसलिए वो अलोपी के दरबार में द्वार पर संतान मांगने के लिए गया। अगला प्रश्न है, अलोपी पाठ हिंदी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? तो ये कहानी विधा है, जीवनी विधा है, रेखा चित्र है या संस्मरण है? आपको पता है ये तो दोनों ही नहीं है, कहानी और जीवनी तो है नहीं। तो
अब आपको कंफ्यूजन है रेखा चित्र या संस्मरण, लेकिन ये जो विधा है वो है संस्मरण। ध्यान दें, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में रेखा चित्र और संस्मरण लिखने के लिए प्रसिद्ध रही है। अगला प्रश्न है, अलोपी को धूल से सना दे, महादेवी को धूल से सना अलोपी किसके समान लगा? जब पहली बार जब उसको देखा था तो उसका चेहरा और पूरा का पूरा शरीर धूल से सना हुआ था। उसको देख करके अलोपी किसके समान लगा महादेवी को? क्ले मॉडल के समान, मूर्ति के समान, भिखारी के समान या बहुरूपीय के समान? तो महादेवी को क्ले मॉडल के समान लगा। क्ले मॉडल का मतलब होता है मिट्टी से बनाया हुआ एक पुतला, उसकी तरह लगा। अगला प्रश्न है, भक्तिन कौन थी? भक्तिन का पाठ में लगभग 3 बार जिक्र हुआ है, तो ये भक्तिन कौन थी? अलोपी की मां थी, अलोपी की पत्नी थी, रघु की मां थी या महादेवी की नौकरानी थी? तो ये भक्तिन जो थी वो महादेवी की नौकरानी थी। अगली साल 12वीं क्लास के बच्चे पहला ही पाठ पढ़ेंगे भक्तिन, जिसके बारे में भक्तिन के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई है, और वो भक्तिन महादेवी वर्मा की नौकरानी थी। अगला प्रश्न है, अपनी स्त्री का हुलिया देकर के पुलिस में जाकर के पकड़ मांगना अलोपी की नजर में किन लोगों का काम था? ऐसा मूर्खों का, नीच लोगों का, अत्याचारियों का या अविवेकी का? तो अलोपी की नजर में अपनी स्त्री का हुलिया देकर उसे पुलिस से उसको पकड़ने के लिए कहना ये नीच लोगों का काम है, इसलिए अलोपी ने पुलिस में उसकी शिकायतें नहीं की, जब काछिन उसके साथ में धोखा करके चली गई थी। 17वां प्रश्न है, भिखारी के संबंध में लेखिका को शिष्टाचार की बातें किससे मिली थी? लेखिका के पिता से, लेखिका की मां से, अलोपी से या फिर भक्तिन से? तो लेखिका को भिखारियों के संबंध में जो शिष्टाचार की बातें थी लेखिका ने वो अपनी मां से सीखी थी। अगला प्रश्न है, अलोपी देवी को लेखिका ने किसके समान बताया है? कंजूस के समान, दिलदार के समान, उद्दार के समान या लालची के समान? तो महादेवी वर्मा ने अलोपी को कंजूस के समान बताया है। वो इसलिए क्योंकि उसके पास में मांगने जाने वालों की वो याचना तो पूरी करती थी, लेकिन कई बार याचना में कमी रख देती थी, पूरी जितना मांगता था उतना नहीं देती थी। इस कारण अलोपी देवी को महादेवी वर्मा ने कंजूस के समान, उस उदार सून के समान बताया है। अगला प्रश्न है, प्रयाग को इलाहाबाद कौन कहते हैं? देखिए, जब कोई स्नान करने जाते हैं या पुण्य का कार्य करना जाते हैं तो सभी लोग प्रयाग को प्रयाग कहते हैं, लेकिन इसी प्रयाग को इलाहाबाद नाम से कौन पुकारते हैं? भ्रमण करने वाले लोग, गंगा नहाने वाले लोग, चोर या फिर पिंडदान करने वाले? तो इसका सही जवाब है चोर। क्यों? क्योंकि वो पवित्र स्थान को खराब नहीं करना चाहते, इसलिए क्या कहते हैं? इसको इलाहाबाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने 20 साल से सच्चा पिता किसको मान रखा था? तो इसके ऑप्शन है मार्क्सवाद को, भौतिकतावाद को, समाजवाद को या फिर अद्वैतवाद को? तो इसका सही जवाब है मार्क्सवाद को। लेखक की नजर में उसने अपने पिता के बारे में कभी जानकारी नहीं दी, उसने मार्क्सवाद को ही अपना सच्चा पिता मान रखा था। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? पत्नी, मदर इन लॉ, साली या फिर सरकार? तो इस प्रश्न का सही जवाब है मदर इन लॉ। पाठ में जिक्र आया है कि जब सास ये कहती है कि लाला कम से कम अपने बारे में तो नहीं, अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, तो लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। उसे पता चलता है कि क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन मदर इन लॉ होती है। अगला प्रश्न है, धातु युग से चली आ रही कॉल बेल है घंटी। धातु युग से, जब से धातु का पता चला है उस युग से परंपरागत कॉल बेल क्या है? दरवाजा, चूड़ियां, सांकल या फिर थाली? तो इसका सही जवाब है सांकल। ठीक है, और लेखक कहता अगर इस घर में सांकल नहीं होती तो भी वो बाहर नहीं आती, वो थाली बजाने लगती। इसका सही जवाब है सांकल। अगला प्रश्न है, मदर इन लॉ और सास में फर्क है विचारों का, अवस्था का, सिद्धांतों का या फिर तजुर्बे का? तो इसका सही जवाब है तजुर्बे का। लेखक के अनुसार सास और मदर इन लॉ होती तो एक ही है, लेकिन आधुनिकता आने के कारण मदर इन लॉ में सास की तुलना में तजुर्बा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र को रंगे हाथों किसने पकड़ा था? लेखक ने अपने मित्र को रंगे हाथों कहां पकड़ा था? चुनावी रैली में, ताश खेलते समय, कविता पढ़ते समय काव्य मंच पर या फिर सत्यनारायण की कथा सुनते समय? तो इसका सही जवाब है सत्यनारायण की
कथा में लेखक ने रंगे हाथों पकड़ा और ऐसे लगा जैसे मुझे एम्बुलेंस ने ही कुचल दिया, अर्थात जो उसको ज्ञान दिया करता था वही व्यक्ति ऐसा काम करते हुए पाया गया। अगला प्रश्न है, मां ने बेटी की सरकारी शादी क्यों स्वीकार की? मां ने अपनी बेटी की सरकारी शादी क्यों स्वीकार की? ऑप्शन है संस्कारों के कारण, दहेज न लगने के कारण, आधुनिकता के कारण, या फिर कानून के डर के कारण। तो इसका सही जवाब है दहेज न लगने के कारण। साफ साफ लिखा हुआ उसमें है कि मां ने कार्ड बंटवा दिए, एक तो दहेज बच गया और दूसरा 15,000 में इससे अच्छा योग्य लड़का मिल भी नहीं सकता था। अंतिम प्रश्न है, लेखक के मित्र ने उसको किसका नाम लेकर के घर बुलाया? एक लेखक का मित्र था, जो लेखक जब भी काव्य पाठ करने के लिए जाता था तो उसको बुलाता था कि घर चलो घर चलो घर चलो, तो वो किसी का नाम लेकर के बुलाया करता था। तो वो किसका नाम लेकर के बुलाया करता था? सविता का, शर्मिला का, शालिनी का, या फिर सरिता का? तो उसकी पत्नी थी सरिता, जिसका वो नाम लेकर के लेखक को अपने घर बुलाना चाहता था, लेकिन सरिता एक बार भी उसके सामने बिना घूंघट के नहीं आई। और अंत में जब संस्कार जो होता है, अर्थशास्त्र जो होता है, जब संस्कारों का जब गला दबा देता है तब वो स्कूल में नौकरी कर लेती है और लेखक उसको कहता है एक की कमाई से पार नहीं पड़ता। तो ये थे आज के प्रश्न। अब अगली बार हम मिलते हैं अपने दूसरे वाले प्रश्न लेकर के। इन प्रश्नों को अपनी पुस्तक में एक बार चिन्हित कर लें ताकि आपको परीक्षा के समय आसानी रहे। धन्यवाद।